लर्निंग स्टाइल्स या सीखने की शैली में आप सबने 9 स्थितियों द्वारा अपना सेल्फ असेसमेंट या स्वयं मूल्यांकन करा। आपने अपने निजी अंक यानी V का टोटल, A का टोटल और K का टोटल अलग अलग जोड़ लिए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि आपके निजी मामले में क्रमानुसार इनमें से कौन सा ज्यादा है। जैसे कि हमने पहले बताया, यह बुनियादी तौर पर केवल गुणात्मक मूल्यांकन था। इसका उद्देश्य आपका ध्यान हमारी निजी सीखने की शैलियों की तरफ केंद्रित करना था। अब हम आपको सीखने की शैलियों से परिचित कराएंगे। ये तो हमने समझ ही लिया कि मानवता में भिन्नता प्राकृतिक है और हम सबके सीखने का तरीका अलग अलग होता है। व्यक्तिगत सीखने की शैली का विचार 1970 के दशक में शुरू हुआ, जिसने शिक्षा को बहुत प्रभावित किया है। विविध स्थितियों में जानकारी प्राप्त करने और उसके प्रसंस्करण में हर व्यक्ति का एक प्राकृतिक या अभ्यस्त पैटर्न होता है। इधर उपयुक्त होगा कि हम विलियम ग्लासर के सर्वेक्षण पर एक बार फिर नजर डालें कि हम ज्ञान और जानकारी किन तरीकों के माध्यम से संजोते हैं, और यह ग्राफ उनके निष्कर्षों का सार प्रस्तुत करता है। हम अपने आसपास की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी 5 इंद्रियों पर निर्भर रहते हैं और हमारा व्यक्तिगत प्राकृतिक या अभ्यस्त पैटर्न दूसरों की तुलना में अधिक या कम उपयोग में आता है। एक बहुत पुरानी कहावत है, मैं सुनता हूं, भूल जाता हूं। मैं देखता हूं, याद रहता है। मैं करता हूं, समझ जाता हूं। ये ही 3 आधार हैं लर्निंग स्टाइल्स यानी सीखने की शैली के, और आपकी बेताबी का भी निवारण करते हैं, क्योंकि आप उत्सुक होंगे खुद के बारे में जानने को। पहले V, A और K प्रारंभिक का मतलब समझ लें। V हुआ विजुअल यानी चित्रण, A ऑडिटरी यानी श्रवण, K हुआ किनेस्थेटिक अथवा गति संवेदी। तो आपको अपना निजी अंकों से अपनी सीखने की शैली के अनुक्रम का गुणात्मक अनुमान हो गया होगा और अपनी पसंदीदा सीखने की शैली की पहचान। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको और अधिक स्पष्टता आ जाएगी। प्रत्येक सीखने की शैली के आम लक्षण क्या होते हैं और आपके लिए सबसे उपयुक्त सीखने की विधि क्या है, यह समझने में लर्निंग स्टाइल्स या VA मदद कर सकते हैं। इसके दौरान हम आपका गीतों भरा मनोरंजन भी करेंगे, ताकि VA यानी चित्रण, श्रवण और गति संवेदी आपके दिमाग में अच्छी तरह समा जाएं। V विजुअल या चित्रण, जहां हमारी आंखों का प्रमुख उपयोग होता है, जैसे देखना और पढ़ना। इनके अंतर्गत हम शामिल कर सकते हैं तस्वीरें, चार्ट्स, स्लाइड्स, डायग्राम्स, रेखाचित्र, प्रिंटेड मटेरियल्स इत्यादि। हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि शिक्षण करते समय शिक्षक के चेहरे का भाव या फेशियल एक्सप्रेशंस और शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज कितनी आवश्यक हो जाती है। देखा तो ये जाना सनम, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। बार बार देखो, 1000 बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा डाले हो। A यानी ऑडिटरी या श्रवण, जहां हमारे मुंह और कानों का प्रमुख उपयोग होता है, जैसे बोलना और सुनना। इसमें हम सम्मिलित कर सकते हैं व्याख्यान, विचार विमर्श, रिकॉर्डिंग्स, बोल के पढ़ना, आवाजें, संगीत। श्रवण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है ज्ञान अर्जन में। पुरातन काल में तो सीखने सिखाने का यह एक बुनियादी माध्यम था, जब सस्वर, पाठ और जप प्रमुख थे। आज भी प्रवचनों में एकत्रित समुदाय साबित करते हैं कि कम से कम एडल्ट एजुकेशन में यह बहुत प्रभावशाली है।
सुने कहीं, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो, अजी मेहरबान हमारी भी सुनो। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है। के यानी किनेस्थेटिक, गति संवेदी। इधर हमारी अन्य इंद्रियां जैसे स्पर्श और स्वाद मुख्य हैं। इसके साथ साथ हमारी हिलने डुलने की गतिविधियां भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। इसके अंतर्गत हम शामिल करेंगे भावनाओं को, स्पर्श, गंध, स्वाद, हाथ पैर चलाना, अन्वेषण, परियोजनाएं, प्रयोग इत्यादि। क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। करोगे याद तो हर बात याद आएगी। अरे यारो नीलाम करो सुस्ती, हमसे उधार ले लो मस्ती, अरे हस्ती का नाम तंदुरुस्ती, यारो नीलाम करो सुस्ती। अपने अनुरूप विभिन्न विषयों, अवधारणाओं और सीखने के उद्देश्यों को ऑप्टिमाइज और कुशल करने के लिए विभिन्न तकनीकों को शामिल करने से अध्ययन और अध्यापन में समय का ज्यादा सदुपयोग होता है। प्रत्येक छात्र के सीखने की शैली का आकलन और उसका अनुकूलित उपयोग होने से बहुत अच्छे परिणाम या लर्निंग आउटकम सामने आए हैं। यहाँ मल्टीमीडिया यानी वैक का संतुलित संगम बहुत सहायक सिद्ध होता है। आपको ऑडियो विजुअल के फायदे तो मालूम ही हैं, जिसमें V प्लस A दोनों तो शामिल हैं, लेकिन अभी तक K अनुपस्थित था। अब K यानी किनेस्थेटिक या गति संवेदी प्रकट हुआ है टच स्क्रीन होने से, तथा मल्टीमीडिया का प्रभाव और विकसित हो गया है। बहुत तेजी से टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स ने इस रोचक टेक्नोलॉजी को आम जनता तक पहुंचा दिया है, और इंटरनेट के बिना तो इस सब का पालन पोषण ही संभव नहीं। शैक्षिक अनुभव को इंटरैक्टिव या परस्पर संवादात्मक बनाने से अध्ययन और अध्यापन की क्रिया और भी अधिक लाभदायक सिद्ध होती है। इस सत्र को पूर्ण करने के लिए हम गांधी जी के 3 बंदर कैसे भूल सकते हैं। सुन 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 बुरा ना देख 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 बुरा, ना बोल 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 बुरा, ना सुन बुरा देख बुरा बोल बुरा। हाँ, लेकिन आधुनिक परिवेश में जहां बुरा देखना, बुरा सुनना और बुरा बोलना हमारी नई आदत हो गई है। शिक्षण में नई क्रांति आ रही है और आशा है कि आपने कुछ बुनियादी सिद्धांतों को समझा होगा। पुरानी आदतों या हैबिट्स को छोड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है। हैबिट के बारे में सब जानते हैं कि अच्छी हैबिट बड़ी मुश्किल से अवशोषित होती है, जबकि बुरी हैबिट बड़ी आसानी से अवशोषित होती है। और अगर इसके दूसरे पहलू को देखें तो अच्छी हैबिट बड़ी आसानी से छूटती है, जबकि बुरी हैबिट बड़ी मुश्किल से छूटती है। ये शब्द हैबिट है ही ऐसा। देखिए ना, जब आप किसी भी हैबिट पर काम करते हैं तो पहली कोशिश में शायद 20% बदलता है। एज चला गया, लेकिन अ बिट यानी थोड़ा रह गया। और कोशिश से शायद 25% बदल जाता है। ए भी गया, लेकिन बिट मतलब हैबिट का टुकड़ा फिर भी रह गया। निरंतर कोशिश से शायद 33% और बदल जाता है।
बी भी गया, परंतु इट रिमेन्स मतलब वो फिर भी रह गया। हमने पहले समझा कि कैसे एक बड़ा जहाज भी एक छोटे से लंगर या एंकर द्वारा रोका जाता है। आज शिक्षण उसी चौराहे पर खड़ा है और अध्ययन तथा अध्यापन में नवीनता लाना अत्यंत आवश्यक हो गया है। हमारा समाज कुछ इसी हाथी की तरह है जिसे बचपन में मजबूत रस्सी से बांधा गया था जब हाथी कमजोर था। अब महाशक्तिशाली हाथी जो अपनी सूंड के एक झटके से पूरा वृक्ष उखाड़ सकता है, बचपन की याद से बंधा है और एक पतली रस्सी भी उसे वहीं का वहीं खड़ा पाएगी। मछलियों पर एक बहुत रोचक प्रयोग किया गया था। यह है एक एक्वेरियम अथवा मछली घर, जहां मछलियां मस्ती से इधर उधर तैरती थीं और उसके बीचों बीच एक पारदर्शी कांच की दीवार सरका दी गई। जल्द ही मछलियां अपने नए सीमित क्षेत्र में ही तैरना सीख गईं। कुछ दिनों बाद कांच को वापस हटा दिया गया। आपकी कल्पना के मुताबिक क्या हुआ होगा? सही फरमाया। इसके बावजूद कि अब कोई दीवार नहीं थी, मछलियां अपनी मानसिक सीमा के क्षेत्र में ही तैरती रहीं। तो अब समय है सब कुछ नए ढंग से सोचने का और हमें विश्वास है कि मिशन LIT और लर्निंग आउटकम्स के इस प्रयास का आप सब सहर्ष प्रबलन करेंगे। धन्यवाद।